तो भाइयों आज हम बात करने वाले हैं बेसिक और एडवांस कंट्रोल के बारे में, जो आपने शायद गलत सेट कर रखा है या आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि जब भी बीजीएमआई या पबजी में नया अपडेट आता है तो कुछ न कुछ नए नए सेटिंग्स ऐड होते रहते हैं, जिसको कि आप नोटिस ही नहीं करते हो। ये जो सेटिंग्स है सभी प्लेयर्स के अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल कैसा है, आप कितने फिंगर खेलते हो, आप जायरो प्लेयर हो या नॉन जायरो प्लेयर हो, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको इन सभी बेसिक और एडवांस सेटिंग के बारे में बता देता हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। कुछ सेटिंग्स ऐसे भी हैं जो सभी प्लेयर्स का सेम ही होना चाहिए, तो मैं आपको उन सेटिंग्स को सजेस्ट भी कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले हम बात करेंगे बेसिक कंट्रोल के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन है फायर सेटिंग का। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन का। अगर आपका ये ऑलवेज ऑन पे है तो आपको दो फायर बटन दिखेंगे, और अगर इसे आप डिसेबल कर देते हो तो आपका लेफ्ट वाला बटन गायब हो जाएगा। और अगर इसे आप स्कोप ऑन पे रखते हो तो स्कोप ऑन करने पे ही आपको लेफ्ट वाला बटन दिखेगा, अदरवाइज वो डिसअपियर रहेगा। ये जो राइट वाला फायर बटन है उसकी खासियत है कि आप उसे एम और फायर दोनों एक साथ कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट वाले फायर बटन से सिर्फ फायर कर सकते हैं। तो भाई आप चाहो तो राइट वाले बटन का यूज कर सकते हो, ये बेसिकली नॉन जायरो प्लेयर्स के काम आ सकता है। हम आगे बढ़ते तो हमें एक ऑप्शन मिलता है बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉसबो फायर मोड का। ये तब काम आता है जब आप बोल्ट एक्शन राइफल यूज कर रहे हो या क्रॉसबो यूज कर रहे हो। जब आप इसे टैप पे रखते हो तो आपके फायर बटन दबाते ही गन फायर हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे रिलीज पे रखते हो और फायर का बटन दबाओगे तो आपका स्कोप ऑन हो जाएगा, लेकिन फायर नहीं होगा। फायर तब होगा जब फायर वाले बटन से अपनी उंगली हटाओगे। जब आप फायर का बटन दबाते हो तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है स्टॉप फायर का, जिसका यूज करके आप जब चाहो फायर कैंसिल कर सकते हो। ये सेटिंग उन लोगों के काम आ सकता है जो 2 फिंगर या 3 फिंगर खेलते हैं। अगर आप इस सेटिंग के बारे में नहीं जानते थे तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना, क्या पता आपकी स्नाइपिंग अच्छी हो जाए। और भाई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है शॉटगन फायर मोड का। ये भी सेम चीज है जो मैंने अभी स्नाइपर वाला बताया है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं स्कोप सेटिंग पे। स्कोप मोड में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, टैप, होल्ड और मिक्स का। अगर आप इसे टैप पे रखते हो तो एक बार आपको स्कोप ऑन करने के लिए दबाना पड़ेगा और एक बार स्कोप आउट करने के लिए दबाना पड़ेगा, लेकिन यही अगर आप इसे होल्ड पे रखते हो तो स्कोप ऑन करने के लिए स्कोप बटन को दबा के रखना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी उंगली हटाओगे स्कोप वाले बटन से, वैसे ही स्कोप क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे मिक्स्ड पे रखते हो तो टैप और होल्ड दोनों की तरह काम कर सकता है। अगर आप स्कोप वाले बटन को 0.3 सेकंड से ज्यादा समय के लिए प्रेस कर रहे हो तो वो होल्ड की तरह काम करेगा, और अगर आप 0.3 सेकंड से कम टाइम के लिए प्रेस कर रहे हो तो टैप की तरह वर्क करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस वाली सेटिंग पे। अगर आप इसे इनेबल रखते हो और अगर आप स्कोप वाले बटन पे उंगली रखते हो तो स्कोप ऑन होगा, और अगर आप अपनी उंगली लेफ्ट राइट करते हो तो कैमरा भी स्वाइप होगा। और यही अगर आप इसे डिसेबल करके रखते हो तो स्कोप ऑन करने के बाद अगर आप अपनी उंगली मूव करते भी हो तो कैमरा स्वाइप नहीं होगा। इस वाली सेटिंग को ज्यादातर लोग डिसेबल ही रखते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्विक स्कोप स्विच वाली सेटिंग पे। तो भाई ये बड़े काम की चीज है, इसको जनरली सभी प्लेयर्स इनेबल ही रखते हैं। इसे इनेबल करते ही आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाएगा, जिससे आप अपने गन पे लगे हुए स्कोप को क्विकली चेंज कर सकते हो। अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो आपका क्विक स्कोप स्विच बटन गायब हो जाएगा और आपको स्कोप चेंज करने के लिए हर बार बैग ओपन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है कैंटेड साइट बटन का। ये बटन आपको तब दिखेगा जब आपकी गन पे कैंटेड साइट लगा हुआ होगा। अगर इसे टैप टू स्विच पे रखते हो तो कैंटेड साइट बटन दबाने पे आपका स्कोप चेंज होगा। जैसे कि आपने रेड डॉट लगा रखा है और आपने कैंडिड साइड को दबाया तो आपका स्कोप चेंज होकर कैंडिड साइड पे स्विच हो जाएगा। लेकिन यही जब आप इसे टैप टू यूज पे रखते हो तो बटन दबाते ही कैंडिड साइड स्कोप ओपन होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं फोकल लेंथ एडजस्टमेंट पे। ये तब काम आता है जब 6x को 3x बनाते हो या 8x को 4x बनाते हो। इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, टैप एंड होल्ड का। अगर आप इसे टैप पे रखते हो और फोकल लेंस वाले बटन पे एक बार टैप करोगे तो आपको लेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा, और दूसरी बार टैप करके आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन जब आप इसे होल्ड पे रखते हो तो सिंगल टैप में ही आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। आप इसे चाहो तो होल्ड पे रख सकते हो, इससे आपका थोड़ा सा समय बच सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं पीक सेटिंग पे। जब आप पीक को डिसेबल करते हो तो इसके बाद की सारी सेटिंग्स आपकी डिसअपियर हो जाएंगी। तो पहले तो हम इसे इनेबल कर लेते हैं। इसके बाद हमें पीक बोर्ड में 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टैप, होल्ड एंड मिक्स का। अगर आप इसे टैप पे रखते हो तो आपको पीक करने के लिए एक बार दबाना पड़ेगा और एक बार अनपिक करने के लिए दबाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसे होल्ड पे रखते हो तो आपको पीक करने के लिए पीक वाले बटन को दबा के रखना होगा, और जैसे ही आप अपनी पीक वाली बटन से उंगली हटाते हो ऑटोमेटिक अनपिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे मिक्स्ड पे रखते हो तो ये टैप और होल्ड दोनों की तरह वर्क कर सकता है। अगर आपको पीक को मास्टर करना है तो आपको इसे होल्ड पे रखना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं पीक एंड ओपन स्कोप वाली सेटिंग पे। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आप जैसे ही पीक का बटन दबाओगे स्कोप इन ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो आप पीक का बटन दबाओगे तो सिर्फ पीक होगा, स्कोप इन नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग वाले ऑप्शन पे। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो पीक बटन दबा के आप अपने फिंगर्स को मूव करते हो तो कैमरा भी मूव होगा।
लेकिन अगर आप इसे डिसेबल कर लेते हो और पिक बटन दबा के अपने फिंगर्स को मूव करते हो तो कैमरा मूव नहीं होगा। ये सब तो बेसिक कंट्रोल के बारे में था, लेकिन अब बारी है एडवांस कंट्रोल की, जिसमें सबसे पहले है यूनिवर्सल मार्क। अगर आप इसे एनेबल करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा बटन दिखेगा ये वाला, और भाई इसका यूज तो आपको पता ही है, लोकेशन को मार्क करने के लिए किया जाता है। इसमें कुछ क्विक मैसेजेस भी होते हैं जिसका यूज आप टीममेट को परेशान करने के लिए कर सकते हो। अगर आप इसे डिसेबल करते हो तो वो लोकेशन वाला मार्क डिसअपीयर हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते तो हमें ऑप्शन मिलता है मार्क असिस्ट का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो और किसी व्हीकल या ड्रॉप के पास जाते हो और आपका क्रॉसर उस व्हीकल या ड्रॉप की ओर है तो आपके लोकेशन वाले बटन पे व्हीकल या ड्रॉप का मार्क आ जाएगा, और जब आप मार्क करोगे तो एग्जैक्ट ड्रॉप या व्हीकल ही मार्क होगा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं हेडशॉट साउंड इफेक्ट पे। अगर आप इसे इनेबल रखते हो और जब भी हेडशॉट कनेक्ट करते हो तो आपको टिंग टिंग की आवाज आएगी, और अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो आप चाहे हेडशॉट मारो या बॉडी शॉट, आपको सेम ही आवाज आएगी, टिंग टिंग की आवाज नहीं आएगी। इसके बाद अब हम आ जाते हैं जंप और क्लाइंब वाले ऑप्शन पे। अगर आप इसे सेपरेट पे रखते हो तो आपको दो जंप बटन दिखेंगे, लेकिन एक से सिर्फ जंप होगा और दूसरे वाले से जंप और क्लाइंब दोनों हो सकता है। क्लाइंब वाला बटन जनरली क्लाइंब करने के यूज आता है, जैसे आपको विंडो के अंदर जाना हो या रेलिंग पे चढ़ना हो तो आपको क्लाइंब वाला बटन दबाना है। यहाँ आप जंप वाला बटन दबाओगे तो आप विंडो के अंदर नहीं जा पाओगे या रेलिंग के ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप इसे मर्ज कर देते हो तो आपका जंप वाला बटन दोनों के काम आ सकता है, क्लाइंब करने के भी और जंप करने के भी। अगर आप विंडो या रेलिंग के पास जाते हो तो आपका जंप वाला बटन ऑटोमेटिक क्लाइंब वाले बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके जंप का बटन दबाते ही कैरेक्टर क्लाइंब करने लगेगा। इस वाले सेटिंग को ज्यादातर प्लेयर्स सेपरेट में ही रखते हैं, क्योंकि कभी कभार आपको विंडो या रेलिंग के पास में जंप शॉट मारना होता है और आप गलती से विंडो या रेलिंग के ज्यादा क्लोज चले गए और तब आप जंप वाला बटन दबाते हो तो आपका कैरेक्टर क्लाइंब करने लग जाएगा और आपकी पेटी बनती देर नहीं लगेगी। तो भाई अगर आप इसे मर्ज पे रखते थे तो सेपरेट पे कर लो। इसके बाद अब हम आ जाते हैं मर्ज क्राउच एंड प्रोन वाले ऑप्शन पे। अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो आपको दो बटन मिलेंगे, प्रोन के लिए अलग और क्राउच के लिए अलग। जब आप क्राउच दबाओगे तो कैरेक्टर बैठ जाएगा और जब आप प्रोन दबाओगे तो कैरेक्टर लेट जाएगा। लेकिन जब आप इसे मर्ज कर देते हो तो प्रोन बटन गायब हो जाएगा। जब आप क्राउच वाले बटन को दबाओगे तो आपका कैरेक्टर बैठ जाएगा, लेकिन जब आप क्राउच वाले बटन को दबा के रखोगे तो आपका कैरेक्टर लेट जाएगा। इस वाले ऑप्शन को भी ज्यादातर लोग डिसेबल ही रखते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है क्विक थ्रो का। अगर आप इसे इनेबल करते हो और थ्रोएबल वाले आइकन पे 1-2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हो तो आपका सिलेक्टेड थ्रोएबल थ्रो होने लग जाएगा, और अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो थ्रोएबल्स को यूज करने के लिए आपको फायर वाला बटन दबाना पड़ेगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है थ्रोएबल्स क्विक व्हील का। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्विच और थ्रो का। अगर इसे स्विच पे रखते हो और थ्रोएबल्स वाले आइकन पे दबाते हो तो आपको ग्रेनेड, मॉल, स्टन इन सब का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। आप जो सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर आपके फायर का बटन दबाते ही वो थ्रो होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसे थ्रो पे रखते हो तो जिस भी थ्रोएल को सेलेक्ट किया है उसको आप होल्ड करके रखते हो तो वो थ्रो होने लग जाएगा, फिर आपको फायर का बटन दबाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है थ्रो कंज्यूमेबल का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आप कंज्यूमेबल्स को भी थ्रो कर सकते हो। जैसे आपको फर्स्ट एड अपने टीममेट को देना है तो पहले आप फर्स्ट एड को यहाँ सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप थ्रोएबल वाले बटन पे दबाओगे तो आपको फर्स्ट एड सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, और सेलेक्ट करके आप अपने टीममेट को फर्स्ट एड थ्रो कर सकते हो। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंट यूआई मोड का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो और यहाँ आपको जो BGMI का लोगो दिख रहा है उस पे 4 से 5 सेकंड के लिए दबा के रखते हो तो आपके सारे बटन्स ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, लेकिन वो वर्क तब भी करेंगे। लाइक आप फायर करोगे तो फायर होगा, जंप करोगे तो जंप होगा, क्राउच करोगे तो क्राउच होगा, सारे बटन्स एक्टिव रहेंगे। और हाँ, ये चीज आप सिर्फ क्लासिक मैच में ही कर सकते हो, TDM में या ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं होगा। और अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो BGMI के लोगो पे दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइड के ऑप्शन पे। अगर आप इसे इनेबल रखते हो और अपने कैरेक्टर को स्प्रिंट करके क्राउच वाला बटन दबा देते हो तो आपका कैरेक्टर स्लाइड हो जाएगा। ये चीज आप सिर्फ एरिना और वाव मोड में ही कर सकते हो, और अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो आपका स्लाइड नहीं होगा। मेरे हिसाब से भाई आपको इसे डिसेबल करके ही रखना चाहिए, क्योंकि इस चीज का आप यूज क्लासिक मैच में नहीं कर पाओगे। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है FPP स्वैप का। अगर इसे इनेबल रखते हो तो आपको TPP मैच में FPP स्विच करने का बटन मिलेगा। अगर इसे डिसेबल करते हो तो आपका FPP बटन गायब हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है FPP डायनामिक होल्डिंग का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो जब आप फायर नहीं कर रहे होगे तो आपका गन थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैंने फायर किया तो गन थोड़ा सा ऊपर की ओर आ गया है, और जैसे ही मैंने फायर रोका है तो गन थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, जिससे व्यू थोड़ा सा बढ़िया मिल रहा है। और अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो गन फायरिंग स्टेट में भी सेम हाइट पे रहेगा और नॉन फायरिंग स्टेट में भी सेम हाइट पे रहेगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है TPP और FPP का। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने अभी TPP 80 पे कर रखा है और व्यू देखना, और जब मैं इसे 90 पे कर दूंगा तब व्यू देखना। तो बेसिकली TPP को मैक्स करने पे हमें व्यू थोड़ा ज्यादा मिलता है। सेम चीज FPP के साथ भी है, लेकिन उसमें व्यू एंगल और ज्यादा मिलता है, क्योंकि FPP 103 तक जा सकता है।
आप चाहो तो टीपीपी और एपीपी दोनों को मैक्स करके खेल सकते हो। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है स्प्रिंट सेंसिटिविटी का। इसके बारे में मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि इसे कितने पे करके खेलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है जॉयस्टिक साइज कितना रखना चाहिए, स्प्रिंट सेंसिटिविटी कितना रखना चाहिए। अगर आपका जॉयस्टिक बार बार स्टक हो जाता है तो इसका परमानेंट सोल्यूशन भी बताया है। आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो उस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी आप स्प्रिंट सेंसिटिविटी 75 to 85% के बीच में रख सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है मार्क स्टाइल का। अगर आप इसे क्लासिक पे रखते हो और एनिमी का लोकेशन मार्क करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिससे आपका व्यू ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे मॉडर्न पे रखते हो और एनिमी को मार्क करते हो तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट है और इससे हमारा व्यू भी ब्लॉक नहीं होगा। तो भाई मेरे हिसाब से इसे आपको मॉडर्न पे ही रखना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है स्प्रिंट स्पीक इंटरप्ट मोड का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो और आपने पीक कर रखा है और आपका कैरेक्टर स्प्रिंट हो जाता है तो पीक ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे डिसेबल रखते हो और आपने पीक कर रखा है और अपने कैरेक्टर को स्प्रिंट करने की कोशिश करते हो तो आपका कैरेक्टर स्प्रिंट नहीं होगा और आपका पीक कैंसिल नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप इसे डिसेबल रख सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है एम असिस्ट का। इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है, तो मैं बस आपको बता देता हूँ कि आपको इसे इनेबल रखना चाहिए या डिसेबल। तो भाई देखो, अगर आपको कॉम्पिटिटिव मैच खेलना है या आप खेलते हो या आपको कॉम्पिटिटिव प्लेयर बनना है तो भाई आप इसे डिसेबल करके ही खेलो, और अगर आप बस क्लासिक मैच ही खेलते हो तो आप इसे इनेबल करके खेल सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर का। अगर आप इसे क्लासिक मोड पे रखते हो और आपके आसपास बंदे हैं तो उनका फुटमार्क आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, सिर्फ क्लासिक मैच में। लेकिन अगर आप इसे ओनली आफ्टर मैथ पे सेलेक्ट करते हो तो स्क्रीन पे फुटमार्क केवल आफ्टर मैथ वाले मैच में ही दिखेगा। और अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो आपको फुटमार्क सिर्फ मिनी मैप में ही दिखेगा, मेन स्क्रीन पे फुटमार्क नहीं दिखेगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है ऑटो हिटमार्क लोकेशन का, और ये बड़े काम की चीज है। अगर आपका टीममेट एनिमी के लोकेशन मार्क नहीं करता है और आप उसे पूछते पूछते परेशान हो जाते हो भाई बंदा मार्क कर दे किधर है, तो भाई आप इसे इनेबल कर लो। जैसे ही आपका कोई भी टीममेट किसी भी एनिमी को एक भी बुलेट कनेक्ट करता है तो आपको उस एनिमी का लोकेशन पता चल जाएगा। और भाई अगर आपका टीममेट पूछ पूछ के परेशान कर देता है कि भाई बंदा मार्क कर दे किधर है, बंदा मार्क कर दे किधर है, तो भाई आपको ये सेटिंग डिसेबल नहीं करना है, अपने टीममेट को भी ये वीडियो शेयर करना है और उसको भी ये सेटिंग को इनेबल करने को बोलना है। तो आप भी जब भी किसी एनिमी को एक भी बुलेट कनेक्ट करोगे तो आपके टीममेट को भी उस एनिमी का लोकेशन पता चल जाएगा। अगर भाई आपको इस सेटिंग के बारे में पता नहीं था तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलता है हीलिंग प्रॉम्प्ट का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो नीडेड कंज्यूमेबल्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर आपका एचपी 90% के आसपास है तो हीलिंग सेक्शन में एनर्जी ड्रिंक ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका एचपी 40% के आसपास है तो ऑटोमेटिक फर्स्ट एड सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे अगर आपकी लास्ट जोन की फाइट चल रही हो और आप जोन के बाहर हो और 10 HP हो गए तो ऐसे टाइम पे आपको बैंडेज लगाना चाहिए, लेकिन हेल्थ सेक्शन में ऑटोमेटिक फर्स्ट एड सेलेक्ट हो गया रहेगा। तो पहले मैनुअली आपको बैंडेज पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और हो सकता है तब तक आप जोन से ही डेड हो जाओ। तो अब चाहो तो इसे डिसेबल कर लो। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है कंटिन्यूअसली यूज बैंडेज का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आपको बैंडेज पे सिर्फ एक बार दबाना है और 75% HP होने तक बैंडेज अपने आप ही लगता रहेगा। और अगर आप इसे डिसेबल करते हो तो जितनी बार आपको बैंडेज लगाना है उतनी बार आपको बैंडेज पे दबाना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है ऑटो ओपन डोर्स का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो और किसी भी दरवाजे के पास जाते हो तो दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। हालांकि गेम में भी आपको ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो दरवाजे को हर बार मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है ब्लॉक्ड सेट वार्निंग का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो किसी वॉल के पास ज्यादा क्लोज जाने पर वार्निंग शो होने लगता है कि आपकी बुलेट्स वॉल पे ही लगेंगी, और अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो वार्निंग शो नहीं होगा लेकिन तभी बुलेट्स वॉल पे ही लगेगी अगर आप वॉल के ज्यादा क्लोज हो तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन का। इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। अगर आप इसे इनेबल रखते हो और अपने फिंगर्स को तेजी से स्क्रीन पे मूव करते हो तो आपका कैमरा नॉर्मल से ज्यादा स्वाइप होगा। मैं इसे करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो मेरी टीपीपी नोस्कोप की सेंसी 85% पे है और मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। अभी मेरा हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन इनेबल पे है और अब मेरे क्रॉसर और थंब पे ध्यान देना। मैं अपनी थंब को एक सर्टेन डिस्टेंस के बीच में ही मूव करूंगा, लेकिन पहली बार धीरे से करता हूँ तो देखना क्रॉसर कितना से कितना मूव हुआ है, और दूसरी बार सेम सेंसी पे ही बस मैंने अपने फिंगर्स को उतने डिस्टेंस में मूव किया है लेकिन तेजी से, तो क्रॉसर देखना कहां से कहां मूव हुआ है। आपको यहाँ क्लियरली विजुअल होगा जब मैंने अपने फिंगर्स को तेजी से मूव किया है तो क्रॉसर नॉर्मल से ज्यादा मूव हुआ है। लेकिन अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ और मैं अपने फिंगर्स को धीरे से मूव करता हूँ तो भी क्रॉसर उतना ही मूव होगा, और मैं अपने फिंगर्स को तेजी से मूव करूंगा तो भी क्रॉसर उतना ही मूव होगा। आप यहाँ ये चीज क्लियरली देख सकते हो। अब भाई आप मेरे से यही कहोगे साफ से बता इसे इनेबल करूं या डिसेबल करूं, तो भाई मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप इसे इनेबल करके ही खेलो। मैं आपको ये ऐसा ही नहीं बता रहा हूं, मैंने इस सेटिंग को डिसेबल करके भी 2-3 महीने खेला है, और डिसेबल करके खेलने में दिक्कत ये आ रहा था कि आपके रिफ्लेक्सेस बहुत वीक हो जाएंगे। जैसे अगर कोई एनिमी आपके पीछे से फायर करने लगे तो आप 180 डिग्री रिफ्लेक्स नहीं मार पाओगे। 180 डिग्री छोड़ो 120 डिग्री रिफ्लेक्स मारने में भी दिक्कत आएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीन को तेजी से मूव करने की कोशिश करोगे ये सोच के
कि स्क्रीन ज्यादा मूव होगा, तो भाई स्क्रीन ज्यादा मूव नहीं होगा, वो एक लिमिट तक ही मूव होगा जितनी आपकी सेंसी है। लेकिन भाई अगर आप पैनिक सिचुएशन में पैनिक होकर स्क्रीन ज्यादा स्वाइप कर देते हो और आपका एम चोक हो जाता है, तो आप इस सेटिंग को डिसेबल करके खेल के देखो, सही लगे तो इसी पे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन डिसेबल करके खेलते हो तो आपको अपनी सेंसी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको अपनी सेंसी सेट करनी है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आपको जरूरत है तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है मैच ऑटो मैसेज का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो क्लासिक मैच में आपका टीममेट नॉक होगा तो आपको हेल्प का वॉइस और टेक्स्ट मैसेज आएगा, और जब आप कभी मर जाते हो तो एक और मैसेज सुनने को मिलता है। अगर आपको इस तरह के नॉनसेंस मैसेज नहीं चाहिए तो आप इस सेटिंग को डिसेबल कर लो। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है होल्ड टू ओपन मैप का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो मैप को ओपन करने के लिए मैप बटन को दबा के रखना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी उंगली मैप वाले बटन से हटाओगे मैप क्लोज हो जाएगा। अगर आप इस सेटिंग को डिसेबल करते हो तो आपको मैप ओपन करने के लिए एक बार दबाना पड़ेगा और एक बार बंद करने के लिए क्रॉस वाले बटन पे दबाना पड़ेगा। इसे आप कंफर्टेबिलिटी के अनुसार इनेबल या डिसेबल रख सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है शो थ्रोएबल ट्रैजेक्टरी लाइन का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो जब भी आप थ्रोएबल लाइक ग्रेनेड या मॉली हाथ में लेते हो तो आपको इसकी ट्रैजेक्टरी लाइन शो होगी, और अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो आपको ट्रैजेक्टरी लाइन शो नहीं होगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है ऑटो इक्विपाई मिली वेपन का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आप जैसे ही गन को हाथ से शोल्डर पे रखते हो और आपके बैग में पेन या कोई और मिली वेपन है तो वो आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप इसे डिसेबल करते हो तो गन शोल्डर रखने पे भी मिली वेपन ऑटोमेटिक हाथ में नहीं आएगा, आपको इसे मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट मिली वेपन कैरिड का। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है मशेटी और डैगर का। जब आप स्टार्टिंग में लैंड करते हो तो आपके हाथ में बाय डिफॉल्ट मिली वेपन रहता है। अगर आप मशेटी को सिलेक्ट करते हो तो आपके हाथ में ये मिली वेपन रहेगा, और डैगर को सिलेक्ट करते हो तो ये वाला रहेगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है रिलोड इंटरप्ट मेथड का। इसमें हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलता है फायर इंटरप्ट, रिलोड इंटरप्ट और मिक्स्ड इंटरप्ट का। अगर आप इसे फायर इंटरप्ट पे रखते हो तो रिलोड कैंसिल हो जाएगा अगर रिलोड करते समय फायर बटन दबाते हो तो। लेकिन अगर आप इसे रिलोड इंटरप्ट पे रखते हो और रिलोड बटन दबाते हो तो गन के रिलोड होने तक फायर बटन वर्क नहीं करेगा। मतलब अगर आपने गन रिलोड पे लगाया है और तभी अचानक से एनिमी पुश कर देता है तो आपका गन जब तक फायर नहीं होगा जब तक आपका रिलोड कंप्लीट ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से इस सेटिंग को रिलोड इंटरप्ट पे तो कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे मिक्स्ड इंटरप्ट पे रखते हो तो रिलोड कैंसिल हो सकता है अगर आप फायर बटन को दबाओ या रिलोड बटन को दोबारा दबा दो। आप चाहो तो रिलोड इंटरप्ट मेथड सेटिंग को फायर इंटरप्ट या मिक्स्ड इंटरप्ट दोनों में से किसी पे भी रख सकते हो। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है ऑटो जंप का। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो प्लेन से जंप करते समय आपको ऑटो जंप का बटन दिखेगा। अगर आप उसे दबाते हो तो मैप में मार्क्ड लोकेशन पे आपका कैरेक्टर अपने आप ही लैंड कर जाएगा, लेकिन बहुत स्लो लैंडिंग करता है। इससे कई गुना फास्ट लैंडिंग आप खुद से कर सकते हो, तो आप इस सेटिंग को डिसेबल ही रखना। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है टैप टू मार्क लोकेशन का। इसे इनेबल रखने पे आप प्लेन में होते हो और जहां भी स्क्रीन पे फिंगर टच करोगे वहां मार्क हो जाएगा। मैप खोलकर मार्क लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एडजेक्ट लोकेशन पे मार्क नहीं लगता है। अगर आपको एडजेक्ट लोकेशन में मार्क लगाना है तो मैप ओपन करके ही लगाना पड़ेगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये सेटिंग यूजलेस है, आप इसे डिसेबल ही रख सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट पैराशूट फॉलो का। अगर इसे इनेबल रखते हो तो जंप करने के लिए ऑटोमेटिक आपके किसी टीममेट को फॉलो हो जाएगा। अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो मैनुअली जंप के लिए अपने टीममेट को फॉलो करना पड़ेगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है जायरोस्कोप का। अगर आप इसे ऑलवेज ऑन पे रखते हो तो पूरे गेम में जायरोस्कोप ऑन रहेगा, जिससे आप एम डिवाइस को टिल्ट करके कर सकते हो। अगर इसे स्कोप ऑन पे रखते हो तो जायरोस्कोप सिर्फ स्कोप ऑन करने पे ही वर्क करेगा, और अगर इसे क्लोज रखते हो तो जायरोस्कोप वर्क नहीं करेगा और आपको एम करने के लिए अपने फिंगर्स का यूज करना पड़ेगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है रिवर्स जायरो का। इसे इनेबल करते हो तो आपका जायरो उल्टा हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, तो आप इसे डिसेबल ही रखना। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है एम फीचर का। इसे इनेबल करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिलेगा और सेंसिटिविटी सेटिंग में भी एक्स्ट्रा सेंसी का ऑप्शन मिलेगा। अब मैं सही बताऊं तो मैं इस सेटिंग को डिसेबल ही रखता हूं, लेकिन मैं आपको इसके फंक्शंस बता देता हूं। अगर इस बटन को आप दबाते हो तो आपका स्क्रीन फ्रीज हो जाएगा और आपका एम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही लगेगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है हाईलाइट्स मोमेंट का और फिनिश रिप्ले का। अगर आपका डिवाइस अच्छा है, लैग वैग नहीं करता है, तो आप इन सेटिंग्स को इनेबल रख सकते हो, और अगर आपका डिवाइस लैग करता है तो आप इन सेटिंग्स को डिसेबल कर लो। आपका लैग और बैटरी कंजप्शन दोनों कम हो जाएगा। और भाई हाँ, ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है क्योंकि मुझे इसमें पॉइंट्स भी ज्यादा कवर करने थे। अगर भाई आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।